Hello everyone, welcome to Indeed IS and a very happy Diwali to all of you and Chhath Puja is also coming. तो आप सबको दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और आप अपना ध्यान रखिए और अपने नियर एंड डियर वंस का उनका भी ध्यान रखिए। तो आज हम लोग बात करेंगे एथिक्स पेपर जीएस पेपर 4 की। तो आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस का और पीवाईक्यू जो इस ईयर 2023 में एथिक्स पेपर 4 का हुआ है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एथिक्स पेपर में दो सेक्शन में आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में थ्योरेटिकल और जो फिलोसफिकल क्वेश्चन आते हैं वो होता है और सेक्शन बी में केस स्टडीज आती है। तो हम लोग आज जो सेक्शन ए है उसको डिस्कस करेंगे और जो केस स्टडीज है तो उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि कैसा रहेगा। तो फिर मैंने जैसे उसमें 3 पार्ट है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो हम लोग उसको जो भी इसेंस है और जो भी की टर्म्स है तो वो सारा कुछ तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन जितने भी की टर्म्स है जैसे कि एथिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मोरालिटी हो गया और स्टोइसिज्म हो गया या और भी बहुत सारे हैं, तो मैंने उन सबको लिख लिया है और सबको शॉर्टलिस्ट करके इट्स ऑलमोस्ट 100+। तो फिर मैं उन सब का जैसे कि डेफिनेशन क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है और कंटेम्प्रेरी जो अभी टाइम है उस पर कैसे हम लोग कोट कर सकते हैं या फिर एग्जाम्पल क्या है, तो मैं वो सारी चीज़ें उसके शॉर्ट्स में आपको डेली 2-3 शॉर्ट्स में आपको बताते रहूँगी कि जो भी की टर्म्स है वो शॉर्ट्स में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी मेन चीज़ें हैं, फाउंडेशनल वैल्यू हो गया, ह्यूमन इंटरफेस हो गया, फिर एथिक्स हो गया या और भी जो सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद पीवाईक्यू। और जब हम लोग जो भी चैप्टर करेंगे, पहले तो मैं अभी 2023 का पीवाईक्यू डिस्कस करूंगी एंड देन आफ्टर मैं ईयर वाइज पहले सेक्शन ए का करूंगी। सेक्शन ए में जैसे कि थ्योरेटिकल जो भी है उसका हम लोग ईयर वाइज करेंगे और केस स्टडीज का भी करेंगे ईयर वाइज अलग से। तो जैसे कि 2021 का हमने किया तो सेक्शन का एक बार कर लेंगे और फिर उसी तरह फिलोसफिकल वाला 2021 का वो अलग से करेंगे। तो पहले हम लोग सारा जो सेक्शन ए का है, मैं 5 से 7 साल का जितना भी है वो सब डिस्कस कर लेंगे हम लोग सेक्शन ए का। फिर उसके बाद 7 ईयर्स का सेक्शन बी का हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा कमांड बन जाएगा। केस स्टडीज का भी एक साथ हम लोग पूरे ईयर का गो थ्रू कर लेंगे एंड सेक्शन ए का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम लोग सिलेबस एंड उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओके, बने रहिए और इसी तरह से हम मैं रोज वीडियो लाती रहूंगी और आपका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका एथिक्स मतलब जीएस पेपर 4 टोटल कंप्लीट करवा दूंगी। So this is the UPSC 2023 पेपर जो मेंस पेपर है। पर हम लोग सबसे पहले, ये तो क्वेश्चन है ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर पे आऊंगी। तो ये है हम लोग का जीएस पेपर 4 का सिलेबस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। इसेंस देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स देखेंगे एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स देखेंगे। कहाँ पे ह्यूमन एक्शंस में कि कहाँ पे ह्यूमन एक्शंस में एथिक्स का क्या क्या रोल है एंड डायमेंशंस ऑफ एथिक्स देखेंगे कि एथिक्स के कितने डायमेंशंस है। और ये भी देखेंगे एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप कि पब्लिक रिलेशनशिप में और प्राइवेट रिलेशन में एक तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। दूसरा देखेंगे इन दोनों का एथिक्स में क्या रोल है कि प्राइवेट रिलेशनशिप में एथिक्स का क्या रोल होता है एंड पब्लिक रिलेशनशिप में एथिक्स का क्या रोल होता है। फिर हम लोग देखेंगे ह्यूमन वैल्यूज देखेंगे और ये लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। तो उन्होंने जो ग्रेट लीडर्स है उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज में एथिक्स का क्या रोल है, क्या बताया है उन्होंने, हम लोग वो देखेंगे। और रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है ह्यूमन वैल्यू का, वो भी देखेंगे। रोल ऑफ फैमिली वो भी देखेंगे। सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
इनकलकेटिंग वैल्यूज हम लोग वो भी देखेंगे। एटीट्यूड क्या है, और एटीट्यूड में कंटेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, वो देखेंगे। इसके इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन क्या है विथ थॉट एंड बिहेवियर, वो भी देखेंगे। मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, वो भी देखेंगे। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन क्या है, वो भी देखेंगे। और इन सारी चीजों का, जैसे कि थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड हो गया, या सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, या परसुएशन हो गया, इसका एटीट्यूड से क्या रिलेशन है, और अगर ये परसुएशन हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हम लोग का एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है, पॉजिटिव डेवलप होता है या नेगेटिव डेवलप होता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाने के कारण हमारे एथिक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, या एथिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम लोग वो भी देखेंगे। फिर देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स कि एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, तो हम लोग वो भी देखेंगे कि एथिक्स में ये जो फिलोसफर है हमारे इंडिया के या वर्ल्ड के, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो जैसे कि हम लोग ये इंडिया के पढ़ेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, विवेकानंदा हो गया, फिर है इंडियन के फिलोसफर्स, हम लोग वो देखेंगे। फिर वर्ल्ड के जितने फिलोसफर हैं हम लोग वो देखेंगे, जैसे सॉक्रेट्स है, प्लूटो है, फिर उसके बाद एरिस्टोटल है, रूसो के बारे में पढ़ेंगे, जेएस मिल के बारे में पढ़ेंगे, हॉब्स क्या है, मिल के बारे में पढ़ेंगे, एंड सो ऑन। फिर देखते हैं क्या, इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी में हम लोग देखेंगे पब्लिक एंड सिविल सर्विस वैल्यूज क्या है। फिर एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो भी पढ़ेंगे। स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स वो भी देखेंगे। एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास क्या है गवर्नमेंट में, वो भी देखेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या रोल होता है, वो भी देखेंगे। लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, वो भी देखेंगे कि इन सारी चीजों का ना ये सिविल सर्विस के वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हम लोग देखेंगे अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस क्या है, वो देखेंगे कि हमारे सिविल सर्विसेज में अकाउंटेबिलिटी का क्या रोल है या एथिकल गवर्नेंस का क्या रोल है। और फिर ये देखेंगे, फिर देखेंगे स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, कि गवर्नेंस में मोरल वैल्यूज और एथिक्स का क्या रोल है। फिर देखेंगे एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग, तो जो इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक्स का क्या रोल है, और जो फंडिंग हमें मिलता है जो विदेशों से, या जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या और भी बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें एथिक्स का क्या रोल है। फिर देखेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसमें एथिक्स का क्या रोल है, या फिर उसमें इंटीग्रिटी हमारा कैसे डेवलप होना चाहिए, या फिर इंटीग्रिटी कैसे वर्क करता है। फिर देखेंगे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस क्या है, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस क्या है, या फिर फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस क्या है। फिर प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, कि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है और ट्रांसपेरेंसी कितना रहना चाहिए गवर्नमेंट में। फिर देखते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या रोल है इंटीग्रिटी में, या फिर गवर्नमेंट जो गवर्नेंस में राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या रोल है। कोड ऑफ एथिक्स का क्या रोल है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और इसका रोल क्या है गवर्नेंस में। फिर सिटीजन चार्टर क्या है, वर्क कल्चर क्या है। फिर फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, ये जो पब्लिक फंड होती है उसका यूटिलाइज कहाँ पे होता है और कैसे होता है। फिर ये भी देखेंगे कि ये जो बहुत सारे पब्लिक फंड है जो मिलती है वो लैप्सेबल होती है या फिर नॉन लैप्सेबल होती है, तो ये भी देखेंगे। चैलेंजेस ऑफ करप्शन क्या है वो भी देखेंगे। फिर एप्टीट्यूड में आ जाते हैं, तो एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज वो देखेंगे। इंटीग्रिटी क्या है, इम्पार्शियलिटी क्या है हम वो देखेंगे। नॉन पार्टीशनशिप क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस क्या है, एम्पैथी क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन वो क्या होता है। फिर बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस से हर साल 2 क्वेश्चन आता ही है। फिर इसमें कंसेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि इसमें जो है इसके कंसेप्ट क्या है, यूटिलिटीज क्या है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में एंड गवर्नेंस में, कि अगर आप
गवर्नेंस के अगर कोई पार्ट है या किसी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई करेंगे। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं तो फिर वहां पे भी आप इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो फिर ये सब आपको देखना होगा। या फिर ये भी बहुत बार ऐसे डिफरेंस भी आ जाता है कि आपका जो है ईक्यू और ईआई में क्या डिफरेंस है, इमोशनल या इमोशनल कोशेंट में, या फिर आपके इंटेलिजेंस कोशेंट में और इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो फिर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे यूज करेंगे, और फिर क्या आप अपने या अनएथिकल हो जाएंगे या फिर एथिकल ही रहेंगे, और एथिकल होते हुए भी आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखेंगे। अब हम आते हैं जो हम लोग का इस साल का 2023 का जो मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है हम उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हमने अभी सिलेबस डिस्कस कर लिया है, तो अब हम लोग ये जो क्वेश्चन है मेंस 2023 में पूछा गया है, जो रिसेंट क्वेश्चन है वो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, इलुस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो व्हाट इज मोरल इंटीग्रिटी और व्हाट इज प्रोफेशनल एफिशिएंसी, तो इन दोनों को पहले डिफाइन करेंगे। एंड देन हम लोग ये देखेंगे कि इसका क्या रोल है और कैसे ये इफेक्टिव रोल निभाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, और इसका एक सुटेबल एग्जांपल्स देना है। तो ये एक जो मोरल इंटीग्रिटी है ये की टर्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्योंकि एथिक्स में मोस्टली की टर्म पे ही वर्क किया जाता है, और जैसे कि मोरल इंटीग्रिटी है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी है, तो ये सारे को जैसे मैंने सबका एक जितने भी इसके की टर्म्स है, जैसे मोरालिटी हो गया, एथिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड हो गया, स्टोइसिज्म हो गया, तो इन सारे पे मैंने लिख के रखा हुआ है और इसका करंट में क्या रेलेवेंस है और इसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं वो सब आपको बताऊंगी। और ये सब आपको जैसे मैं एथिक्स का ये लेक्चर लूंगी तो पार्ट बाय पार्ट, लेकिन जितने भी की टर्म्स है वो मैं शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो प्लीज आप शॉर्ट को भी गो थ्रू करते रहिए और उसमें आपको सारे जितने भी की टर्म्स है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका डेफिनेशन और उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं रेलेवेंट टाइम में और कंटेम्प्रेरी में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन वो सब कुछ रहेगा शॉर्ट्स में। और ये दूसरा, जैसे इंटरनेशनल एड इज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज्ड नेशन, comment on ethics in contemporary international aid, support your answer with suitable example। तो as you have can see कि सब जगह सुटेबल एग्जाम्पल का है, तो सुटेबल एग्जाम्पल कहने का क्या मतलब कि करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स से ही हम लोग देखेंगे कि रेलेवेंस क्या है इसका और अभी इस सिनेरियो पे बेस्ड क्या चल रहा है। तो करंट अफेयर से ही हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है रिसोर्स से चैलेंज्ड, तो कोई भी ऐसा कंट्री है जो रिसोर्स से चैलेंज्ड है तो बाहर के जो कंट्री है वो कैसे उसको मदद करती है, जैसे अफ्रीकन कंट्री है तो बहुत सारी चीजों में वो जो मेटल्स है, मेटल्स में वो बहुत रिच कंट्री है, लेकिन जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट उसमें वो बहुत पीछे है। तो जैसे कि जितने भी कंट्री है जैसे इंडियन कंट्री उनको एड करती है, जैसे फूड वाले में, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में, सारी चीजों में, और भी मोस्टली और भी अदर अदर कंट्रीज हैं जो जितने भी वीकर सेक्शन वाली कंट्री है या फिर लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उसको हेल्प करती है। तो ये सारी चीजों का हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और कैसे सपोर्ट करते हैं वो भी मेंशन करेंगे और उसका एग्जाम्पल भी देना है। दूसरा हो गया कि करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेल्योर ऑफ कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी, इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। अब पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे करप्शन क्या है और इसमें करप्शन में कौन से आर्टिकल्स बने हुए हैं, कौन से आर्टिकल में आता है या कौन से कमिटीज हैं वो भी डिफाइन करेंगे या किस सेक्शन में इसका जिक्र है।
तो वो सब भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये जो कोर है, कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी, कि करप्शन के वजह से ये जो कोर वैल्यूज है सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है, या फिर अगर करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन में होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सोसाइटी से, तो फिर उसमें कैसे इफेक्ट पड़ेगा, हम ये भी देखेंगे। और अगर ये अगर इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर्स कैन बी adopted to uplift the core values in the society। अब ये है क्या कि करप्शन को रोकने के लिए और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या हमें आइडियाज या फिर क्या क्या हमें जितने भी थॉट प्रोसेस है कि अगर जैसे कि ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाते हैं, फिर और जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई, तो बहुत सारी चीजें हैं, और गुड गवर्नेंस है। तो अगर ये सब लाते हैं तो एक तो करप्शन कम होगा, दूसरा कि आपके कोर वैल्यूज हैं या सोसाइटी के उसमें अपलिफ्टमेंट होगा। तो ये सब का जिक्र करके हम लोग अच्छा आंसर कोट कर सकते हैं। दूसरा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये देखेंगे क्या कि सबसे पहले कोअर्जन क्या है उसको डिफाइन करेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, क्योंकि ये सारा की टर्म है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो की टर्म को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में एक तो ये है कि कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है। दूसरा हम देखेंगे कि इन दोनों का वर्क एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये कैसे ये लोग इस पे वर्क एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। और इसको हम लोग अभी करंट से सिनेरियो से जोड़ करके एक इसका बढ़िया बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे, 3-4 एटलीस्ट। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है क्या, गिवन बिलो आर 3 कोटेशन ऑफ थिंकर्स, व्हाट डू ईच ऑफ दीज कोटेशन कन्वे टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं क्या, द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाय फार मोर पावरफुल देन 1000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अगर सिंपलेस्ट वे ऑफ काइंडनेस है, जो मोर अगर आप किसी के टुवर्ड्स आप काइंड रहते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल है, ना कि वो कहते हैं ना कि मर मिट जाने से। तो आप लोग जानते ही हो कि महात्मा गांधी ऑलवेज फोकस द कि नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस से एक्ट करना है उनको, इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह ये सब लाया था। तो इसी को डिफाइन करना है कि उन्होंने, और ये भी बताना है कि जब उन्होंने ये जब बोला था या फिर उनका जो टर्म था उस समय क्या सिनेरियो था जब उन्होंने ये टर्म लाया था, और अभी ऐसा कौन सा सिनेरियो है जिसपे ये जो टर्म है वो फिट बैठता है। तो उसको अभी के करंट में कंटेम्प्रेरी में क्या न्यूज चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है, उससे हम लोग कनेक्ट करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। एवरी थिंकर्स एंड फिलोसफर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। तो जो वो देखते हैं या फिर जो एनालाइज करते हैं उस समय क्या सिनेरियो रहता है, उसी बेसिस पे वो लोग एनालाइज करते हैं या फिर अपना थॉट प्रोसेस बयां करते हैं। तो उस अभी हम लोग देखेंगे कि अभी जो सिनेरियो है वो कौन सा ऐसा सिनेरियो है जिसपे ये थॉट प्रोसेस फिट बैठता है, तो उसी के बेसिस पे आंसर देना है। और दूसरा है टू अवेकन द पीपल, इट इज द वुमेन हु मस्ट अवेकन, वंस शी इज ऑन मूव द फैमिली मूव्स, द विलेज मूव्स, द नेशन मूव्स। जवाहरलाल नेहरू का ये कोट है। तो उनका कहना है क्या कि अगर अगर आदमी अगर पढ़ता है, जैसे आपने भी सुना होगा कि अगर मेल मेंबर पढ़ते हैं या फिर मेल मेंबर आगे बढ़ते हैं तो वो हो सकता है कि अर्न करके अपनी फैमिली को चला ले, लेकिन अगर फीमेल पढ़ती है या आगे बढ़ती है तो वो पूरे फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी को और अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को भी बढ़ाती है, क्योंकि वो सारे एक आपका जो कल्चर है, जो आपका पर्सनालिटी है वो पूरा डेवलप करती है, पूरे इंटायर फैमिली का, इवन तो आपके नेक्स्ट जनरेशन का भी। तो इसीलिए ये अभी बहुत सारी स्कीम भी चलाई जा रही हैं वुमेन से रिलेटेड, जैसे कि वन ऑफ द फेमस इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
थर्ड है डू नॉट हेट एनीबडी बिकॉज द hatred that comes out from you must in the long run come back to you. If you love, that will come बैक टू यू कंप्लीटिंग द सर्कल। तो विवेकानंदा जी का ये ऐसा कहना है कि अगर आप किसी से हेट करते हैं तो इट विल बैक टू यू, अगर आप किसी को लव करते हैं तो इट विल ऑल्सो बैक टू यू। तो कहते हैं जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म तक आप एग्रेशन दिखाओगे तो सामने वाला भी कितना भी पीसफुल हो, कितना भी काम माइंड हो, तो वो भी एग्रेशन दिखाएगा ही एक टाइम आने के बाद। लेकिन इफ यू हैंडल विद पीस तो सामने वाला भी आपको पीसफुली ही हैंडल करेगा। जस्ट लाइक कि अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो आवर फर्स्ट मूव इज कि जितने भी डिप्लोमेटिकली जो टॉक होता है तो उसमें है कि पीस टॉक होता है, तो वो लोग पीसफुली बात करते हैं और ये देखते हैं कि पीसफुली अगर ऐसा वो उसी टॉक से काम चल जाता है तो वी विल नॉट गेट इनटू द वॉर। हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रियली मैटर्स फॉर सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस एंड लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट इन ए डेफिनेट सेट ऑफ इमोशनल स्किल्स। योर EQ, emotional quotient, do not just purely cognitive abilities that are measured by conventional IQ test. Do you agree with this? Give reasons in support of your answer. अब ये है क्या, ये इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड यू नो कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे हर साल 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग को ये अच्छे से पढ़ना है कि व्हाट रियली मैटर्स इज सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस एंड लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट ऑफ ए डेफिनेट सॉर्ट ऑफ इमोशनल स्किल, योर EQ। और ये इसको जब ये क्वेश्चन आया था तो इट वाज ट्रिकी थोड़ा सा, तो इसको आपको इंटेलिजेंस से, इमोशनल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करना है और अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे। जब इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो मैं फिर ये जितने भी टॉपिक है, जैसे कि जो भी टॉपिक आते जा रही हैं, तो जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो मैं ये सारे क्वेश्चन फिर से लाऊंगी और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको टैकल किया जाए, या की पॉइंट क्या है, या कैसे इसको सॉल्व करना है, या फिर इसके इंक्लूजन में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, या इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, अगर वे फॉरवर्ड है तो वे फॉरवर्ड में क्या आएगा, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो वो सारा कुछ हम लोग देखते चले जाएंगे। डिफ्रेंशिएट मोरल इंट्यूशन फ्रॉम मोरल रीजनिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हो कितने सारे सुटेबल एग्जाम्पल है। सुटेबल एग्जाम्पल विच मीन्स कि आपको करंट से रिलेट करना है, करंट अफेयर से आप रिलेट करेंगे। और मोरल इंट्यूशन ये है कि मोरली आपको क्या सही लग रहा है, आप अपनी इंट्यूशन के बेस्ड पे आप जज करते हैं। और मोरल रीजनिंग जो रीजन है, जो फैक्ट है, जो हो रहा है, आप उस बेसिस पे आप जज करते हैं। तो आपको इन दोनों में तो एक डिफरेंशिएशन बताना है, दूसरा कि इसका एग्जाम्पल के साथ आपको कनेक्ट करके भी बताना है। अब बात करते हैं, इज कंसाइंस ए मोरल रिलायबल गाइड व्हेन कंपेयर टू लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, डिस्कस। तो ये हम लोग देखेंगे कंसाइंस जो है वो मोर रिलायबल गाइड है, और जब कंपेयर करते हैं लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, तो कैसे ये एथिकल डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है कंसाइंस। तो ये हम लोग जब है ना प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। और फिर इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे एक कंसाइंस हमारा क्यों जरूरी है, कंसाइंस के रहते हम लोग जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन मेकिंग में हमारा क्या हेल्पफुल रहता है, और उस डिसीजन मेकिंग का जैसे रूल रेगुलेशन जब हम बनाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। अब देखते हैं, प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ये प्रॉपर्टी क्यों है जरूरी एक वो इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसको भी डिस्कस करना है। तो जब हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। और ये प्रॉपर्टी इटसेल्फ एक टॉपिक भी है और की टर्म भी है, तो इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नेंस में इसका क्या रोल है और कैसे इसेंशियल है, जरूरी क्यों है ये। और देखते हैं सिक्स क्वेश्चन,
what were the major techniques of what were the major teachings of Guru Nanak? Explain their relevance in the contemporary world. अब ये जो गुरु नानक है उनकी टीचिंग्स क्या थी, मेजर टीचिंग्स, तो उन्होंने कहा क्या था, उनका दोहा क्या था, और वो जो भी अपनी बातें रख रहे थे उस टाइम पे उसका मतलब क्या था, तो उसके बेसिस पे वो एनालाइज करना है कि उसका रेलेवेंस क्या है, और एक तो ये देखना है, और वो जो रेलेवेंस है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अभी के टाइम में कौन सा ऐसा सिनेरियो है जो उन्होंने उस समय जो बातें बोली, और अभी हम लोग कैसे उसको अभी के जो सिनेरियो चल रहा है तो अभी के लिए वो कैसे रेलेवेंट है, हमें वो कंपेयर करना है। अब देखते हैं, एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल, हाउ डज इट एनहांस गुड गवर्नेंस। अब देखते हैं सोशल कैपिटल क्या है, ये जो सोशल कैपिटल इज इटसेल्फ ए की टर्म, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। कि सोशल कैपिटल क्या है, सोशल कैपिटल वो इसमें होता क्या है, तो ये है कि म्यूचुअल पार्टनरशिप या म्यूचुअल बेनिफिट, कि कैसे एक दूसरे को बढ़ाते हैं, और ये जो सोशल कैपिटल का ये गुड गवर्नेंस पे क्या फर्क पड़ता है, या फिर जो सोशल कैपिटल है वो गुड गवर्नेंस को कैसे बढ़ाता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। अब हो गया ये, और जो भी एथिक्स का जो क्वेश्चन आता है वो दो सेक्शन में आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ये जो सेक्शन ए में थ्योरेटिकल पार्ट आता है, और सेक्शन बी में आपको केस स्टडीज आता है। तो केस स्टडीज हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, तो इसको केस स्टडीज को हम लोग दूसरे में करेंगे। और फिर जैसे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, तो उसी तरह से मैं सारे का एटलीस्ट है ना पिछले 5 से 7 सालों का इसी को, जैसे एथिक्स अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग थ्योरी तो पूरा अच्छे से पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे ही पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट हम लोग उसको सेक्शन ए में और सेक्शन बी में हम लोग उसका जो पीवाईक्यू है वो डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए में आता है आपका थ्योरेटिकल पार्ट आता है, उसमें और फिलोसफर भी है, लेकिन सेक्शन बी में केस स्टडीज आता है। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे, और साथ के साथ ही पहले फिर उसके बाद सेक्शन ए कर लेंगे, देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द सेक्शन बी, क्योंकि इसमें केस स्टडीज है, और जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा ना तो वी कांट हैंडल टू केस स्टडीज, क्योंकि केस स्टडीज में सारी चीजों का बहुत यूज आ जाता है। तो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर रहना जरूरी है। तो ठीक है, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाऊं। और क्योंकि एथिक्स हम लोग पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो 3 चीजें हैं, एथिक्स हो गया, ऑप्शनल है एंड एसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा मेंस के लिए ये कहते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो जितना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह मेंस के एग्जाम में ये भी जो एथिक्स है, इससे हो गया, एंड योर ऑप्शनल इज एक्ट लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आपने इसको कवर अच्छे से टैकल कर लिया तो फिर आपका जो बेस है वो अच्छे से हो जाएगा मेंस के लिए। तो ठीक है, अभी इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और आप इस कम्युनिटी को, जो हमारा इंडीड आईएएस है, इस चैनल को और बढ़ाइए और सारे लोग को शेयर कीजिए, ताकि और भी सारे लोग इससे जुड़े। और प्लीज अभी इसका जो मैंने लेट से, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने ये वीडियो बहुत लेट से स्टार्ट किया, बट नाउ आई विल, मैं कंटिन्यू रहूंगी, और डेली आपको इसका लेक्चर मिलता रहेगा, और आप जल्दी से जल्दी अपना एथिक्स पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी इसके की टर्म्स है, तो जितने भी की टर्म्स होंगे तो वो सब मैं शॉर्ट्स में डालती रहूंगी, सब एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से कि उसका रेलेवेंस क्या है, और उसका डेफिनेशन भी बताऊंगी, और जितने भी उसके एग्जांपल्स है वो सब भी बताऊंगी। तो फिर तो आप लोग शॉर्ट्स को भी अच्छे से गो थ्रू करते रहिए, कि जितने भी टर्म है ना, अगर वो आपने किसी भी आंसर में या फिर पीटी में ही, प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसके बारे में अवेयर रहेंगे, तो जितने भी अगर एमसीक्यू भी आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेंस में भी आता है तो आप उसको कोट करके अच्छे से
आप इजिली 2-3 मार्क्स फेच कर सकते हैं, तो आप 1-2 मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। और अच्छे से अगर उसको एलेबोरेट कर दिया तो आप यू कैन इजिली गेट द 3-4 मार्क्स। So thank you very much, and please like, share and subscribe.